हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्सविल एंड दिस इज सुरभि। आप सभी को गुड आफ्टरनून। और अब शुरू करते हैं अपने टॉपिक से। तो कल हमने बात की थी फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। किसके बारे में? फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। हिंदी वाले कहेंगे तो इसे क्या कहेंगे? गुणनखंड और गुणज। गुणनखंड और गुणज। हमने सबसे पहले जाना था कि ये दोनों होते क्या हैं, ये दोनों है क्या। उसके बाद हमने बात की थी इनके फैक्ट्स के बारे में, कुछ तथ्यों के बारे में बात की थी। फिर हमने जाना था प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडन, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि इसके थ्रू हम बाकी बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, जैसे कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना, यानी कि फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताना, या फिर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बताना, या फिर सम ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना। हमने ये सब जान लिया था। इसके बाद मैंने आपसे एक चीज और कही थी कि इसमें हम और दो चीजें ज्ञात करते हैं और दो चीजें जानते हैं, वो है स्क्वायर यानी कि वर्ग और स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। उसके बाद क्यूब यानी कि घन, और उसके बाद क्यूब रूट, है ना। मैंने ये कहा था। तो आज हम इसी टॉपिक से शुरू करेंगे। स्क्वायर और क्यूब, अब तक आपने सिर्फ शेप्स पढ़ी हैं कि एक स्क्वायर एक चकोर होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, या फिर क्यूब एक 3D फिगर होती है, 3 डायमेंशनल फिगर होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। यही पढ़ा है। नंबर्स में स्क्वायर और क्यूब होते क्या है, वर्ग और घन क्या होते हैं, पहले ये जान लीजिए। नंबर्स में अगर हम किसी संख्या का उसका खुद से ही गुणनफल कर देते हैं, अगर हम किसी संख्या को उसके खुद से ही गुणा कर देते हैं, मतलब जैसे कि एक नंबर है n और उसको हमने खुद से ही गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। किसी की भी पावर 2 उसे हम कह देते हैं स्क्वायर, तो ये n स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि 3 इंटू 3 9, ये क्या है? ये 3 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब 3 यहां पे स्क्वायर रूट है। किसका स्क्वायर रूट है? 9 का। वर्गमूल है किसका? 9 का। और 9 क्या है? 9 वर्ग है किसका? 3 का। 9 वर्ग है 3 का। समझ में आया? यही होता है, ये हो जाता है आपका स्क्वायर रूट, वर्ग मूल, और ये हो जाता है स्क्वायर यानी कि वर्ग। समझ में आया? ऐसे ही हम 4 का देख लेते हैं, 5 का देख लेते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 इंटू 4 16। ऐसे ही 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर 36। ऐसे आप आगे बढ़ते जाइए, कितने ही नंबर्स का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी डाली है, अगर आप चेक कीजिएगा, जिसमें मैंने आपको स्क्वायर निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक बताई है। ठीक है, तो ये आया आपको समझ में? ये है स्क्वायर। हमने बात की वर्ग के बारे में। अब ऐसे ही हम बात करेंगे अब घन के बारे में। घन क्या होता है? घन होता है जब हम उसी नंबर को 3 बार गुना कर देते हैं, जैसे कि ये, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो अगर मैं इस 3 को एक और बार इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? खुद देखिए, ये हो जाएगा 27, और ये किसके बराबर है? 3 के घन के। तो इसका मतलब ये है घन और ये है घन मूल। ये है घन मूल। समझे? जिन लोगों को ये आता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता है वो आज सीख लीजिए। समझ में आ गया? अब आप पूछेंगे मैम इसमें क्या प्राइम फैक्टराइज करें? ये तो हमें दिख रहा है। जब नंबर्स छोटे होते हैं ना, तब तो आप इसे कर लेते हैं आराम से, लेकिन जब नंबर्स बड़े होने लगते हैं तब आपके लिए सोचना समझना मुश्किल होने लगता है। जैसे कि मैं आपको एक नंबर देती हूं, आप उसका वर्गमूल ज्ञात करके बताइए।
हमें एक्चुअली स्क्वायर निकालना तो फिर भी आसान होता है, वर्ग निकालना तो फिर भी आसान होता है। मैं आपसे कहूं 12 का वर्ग, आप 12 से 12 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 144 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं कि जैसे सपोज कीजिए आपसे मैं कहूं 324, इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट बताइए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तब आप क्या करेंगे? तब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले। कैसे? देखिए 324, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। मैंने आपको बताया था कल ही, सबसे छोटे अभाज्य संख्या से शुरू करते हैं और इसको भाग देते जाते हैं। 2 से भाग दिया तो ये बच गया, उसके बाद फिर 2 से भाग दे दिया तो ये बचा और ये 81, फिर 3 से भाग दिया तो आया 27, 3 से भाग दिया तो आया 9, 3 3 और ये 1 है ना। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 2 के पेयर बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि यहां पे हम बात कर रहे हैं स्क्वायर की, तो हम 2 के पेयर बनाना शुरू करेंगे। कैसे? ये 2 का पूरा पेयर बन गया, ये दो का पूरा पेयर है, 3 और 3 2 के 2 पेयर है, और ये एक और पेयर बन गया। तो इसका मतलब 324 किसके बराबर है? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। और इसको लिख कैसे लेंगे? अब आप खुद बताइए, आपके पास आ गया आंसर? क्या आया? 18 का स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। जब मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ाए थे तब मैंने आपसे कहा था कि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना हमें ऐसे ही याद हो जाती है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे 81, मैंने सीधा 8 + 1 9 किया, मुझे पता चल गया कि 8 + 1 9 हो गया, 9 3 से विभाजित हो जाएगा, तो मैंने इसको सीधा 3 से भाग दे दिया। ये तो छोटे छोटे हैं, जब बड़े बड़े नंबर्स आते हैं ना तब आपको हेल्प मिल जाती है। तो पिछला कुछ भी भूलना नहीं है, पिछला सब साथ लेकर चलेंगे। ये समझ में आया वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं हम। अब क्यूब की बात कर लेते हैं। क्यूब यानी कि घन में भी यही है कि अगर कोई छोटा नंबर होगा, जैसे 8 किसका घन है? 2 × 2 × 2 8, तो ये तो घन हो गया, और ये हो गया घन मूल, ये हो गया आपका घन मूल। समझ में आया? ये तो घन मूल हो गया और ये हो गया घन। तो घन है 8 और घन मूल है 2। लेकिन अब अगर बड़े बड़े नंबर्स होंगे तब क्या करोगे? तब कैसे करोगे? तब आप करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन में फिर से क्या करेंगे, जैसे मैं आपको बताती हूं। एक है नंबर, मैंने आपसे कहा 216 का घन मूल ज्ञात कीजिए। घन मूल यानी कि क्यूब रूट बताइए। इसमें आप फिर से वही करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंडन। तो वो ऐसे होगा, 2 से मल्टीप्लाई करा तो यहां क्या आया? 108, फिर 2 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 54, फिर 2 से दोबारा डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया 108 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 54 आया, अब 2 से फिर से डिवाइड करेंगे आएगा 27, इसको 3 से करेंगे, 3 से डिवाइड किया 9 और ये 1 आ गया समझ में। अब इसमें ये तो सिंपल हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइज किया। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 3 का पेयर बनाते हैं, क्योंकि हम जब क्यूब की बात करते हैं तो उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब n × n, तो हम यहाँ पे 3 के पेयर बनाते हैं। तो ये 3 और ये 3 हो गए। इसका मतलब 216 किसके बराबर है? 216 बराबर है 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, यानी कि 2 × 3 का होल क्यूब, और इसे हम कहेंगे 6 का क्यूब। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, आपको बताना है 1728 ये किसका
क्यूब है या इसका क्यूब रूट बताइए, ये आप कमेंट्स में बताएंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमन मल्टीपल्स और कॉमन फैक्टर्स, सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड। कॉमन मल्टीपल्स और कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स यानी कि सार्वगुणनखंड, और इसे हम कहेंगे कॉमन मल्टीपल्स, सार्वगुणज। अब यहां पे बात हो रही है कॉमन, किन्हीं दो चीजों में हो सकता है कॉमन। कॉमन का क्या मतलब है? अगर मैं आपसे कहूं कि मुझ में क्या कॉमन है, कॉमन का मतलब आपके पास कोई कंपैरिजन, किसी से तुलना तो करेंगे तभी तो आप कॉमन बता सकते हैं ना। तो यहां पे कॉमन में क्या होता है, किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा नंबर्स का, दो या दो से ज्यादा संख्याओं में जो गुणनखंड हमारे कॉमन होते हैं उसे हम कहेंगे सार्वगुणनखंड। कॉमन होते हैं मतलब सब, उसके अंदर हमारे उसमें भी उन दोनों के जो अगर एक गुणनखंड किसी दो संख्याओं में आ रहा है तो वो उसका सार्वगुणनखंड है। ठीक है, जैसे कि अब मैं आपसे बात करूं, पहले गुणनखंड की बात कर रहे हैं, गुणज हम अभी देखेंगे। तो गुणनखंड की बात करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं 4, 12 और 16, इसके सार्वगुणनखंड बताइए। तो 4 क्या है? 1, 2, 4। 12 क्या है? 1, 2, 3, 4, 6, 12। और 16 क्या है? 1, 2, 4, 8 और 16। तो इसमें सार्वगुणनखंड कौन से हैं? इसके कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? कॉमन, तो कॉमन निकाल लीजिए। पहला ये कॉमन है, दूसरा 2 कॉमन है क्योंकि तीनों में आ रहा है, और तीसरा 4 कॉमन है। तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1, 2 और 4 है ना। देखिए, है ना, यही है इसके कॉमन फैक्टर्स। 1 तीनों में है, 2 तीनों में है, 4 तीनों में है। तो मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में अगर कोई गुणनखंड आ रहा है जो कि तीनों में आ रहा है तो उसे हम कहते हैं सार्वगुणनखंड। अगर किसी तीनों नंबर में अगर एक फैक्टर कॉमन है तो उसे हम कहेंगे कॉमन फैक्टर। ये जरूरी नहीं है 3 में ही हो, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, एक से ज्यादा, क्योंकि कॉमन तो हम तभी निकाल सकते हैं ना जब हम किसी में कोई और हो साथ में कंपैरिजन करने के लिए, है ना। तो 2 या 2 से ज्यादा किसी भी नंबर्स में हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं और वो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉमन मल्टीपल पे। कॉमन मल्टीपल क्या होता है? मैम आपने बताया था पिछली क्लास में कि फैक्टर्स जो होते हैं वो तो परिमित होते हैं, वो तो फाइनाइट होते हैं, लेकिन मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट होते हैं, वो तो अपरिमित होते हैं। तो इसमें आप मल्टीपल फैक्टर तो आपने आराम से निकाल लिया, लेकिन मल्टीपल कैसे निकालेंगे? देखिए कैसे, हम बात करेंगे 3, 5 और 6 की। तो 3 के मल्टीपल निकाल लीजिए जरा। सबसे पहले तो सबसे छोटा 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, और ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। जगह खत्म हो गई लेकिन आगे ये बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे ही 5 की बात करेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और सो ऑन, आगे बढ़ता ही जाएगा। ऐसे 6 पे आ जाते हैं। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 और सो ऑन। अब आप इसमें कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है वो देखिए। अगर आप 6 को हटा दें तो इसकी बात करें तो इसमें 15 आ रहा है सबसे पहले तो कॉमन, फिर 30 आ रहा है ना,
आ रहा है ना। ऐसे अगर अब इसको हटा दे तो इसमें कौन से कॉमन आ रहे हैं, इसमें 30 आ रहा है पहला कॉमन। और अगर तीनों में लेंगे तो हाँ, तीनों में भी सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 30। तो इन तीनों के जो सार्व गुणज होंगे, जो इन तीनों के कॉमन मल्टीपल होंगे, वो होंगे पहले 30, फिर 60, फिर 90 और आगे सो ऑन। मतलब ये भी इनफाइनाइट होते हैं, कॉमन मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट ही होंगे, क्योंकि आगे तो कहीं तक भी जाएंगे ना। समझ में आ गया इतना कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स के बारे में? ये मैंने आपको इतना अच्छे से इतना क्यों एक्सप्लेन किया। एचसीएफ और एलसीएम शुरू करते हैं हम सीधा। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, वो इसी टॉपिक के ऊपर है, कॉमन मल्टीपल के ऊपर और कॉमन फैक्टर्स के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, लिखिए या सुनिए, चलिए लिख लीजिए। व्हाट नंबर am I, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लीजिए पहले। I am a 2-digit नंबर। पहेली पूछी गई थी, ये 2019 का क्वेश्चन है, जुलाई के पेपर में, ठीक है। उसके बाद I am a multiple of 3, 4 and 6. I have total 9 factors. I have total 9 factors. ओके, हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए, मैं कौन सी संख्या हूं, मैं कौन सी संख्या हूं। इसमें क्या लिखा है, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं, दूसरा, मैं 3, 4 और 6 का सार्व गुणज हूं, उसके बाद मेरे 9 गुणनखंड हैं। एक बार ये क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ये लिख लिया, व्हाट नंबर एम आई एम अ 2-digit नंबर, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। उसके बाद आई एम अ मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 6, मैं 3, 4 और 6 का सार्वगुणज हूं। उसके बाद आई हैव टोटल 9 फैक्टर्स, मेरे 9 गुणनखंड है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो 2 डिजिट की संख्या, इवन नंबर, सॉरी आई एम अ 2-digit इवन नंबर, तो 2 डिजिट की इवन नंबर, तो भाई 10 के बाद सारे 2 डिजिट के इवन नंबर शुरू हो जाते हैं 100 से पहले तक, है ना। तो कितने हो सकते हैं नहीं पता, यहां से शुरू करते हैं। 3, 4 और 6 का सार्वगुणज, मतलब कि मल्टीपल है 3, 4 और 6 का। तो 3, 4 और 6 का सबसे पहला मल्टीपल कौन सा है, 3, 4 और 6 का सबसे पहला मल्टीपल कौन सा है, 12। 12 से पहले ऐसा कोई नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाता हो, नहीं ना, तो 12। अब उसके बाद बोला है आई हैव टोटल 9 फैक्टर्स, तो 12 से शुरू करते हैं। 12 के फैक्टर्स देखिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो कितने फैक्टर्स हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टर्स हैं, 9 नहीं है। ये सम संख्या है और 2 डिजिट की भी है, 2 अंकों की भी है, तो इसने 12 ने ये तो सेटिस्फाई कर दिया।
इसको भी सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन ये वाली जो लाइन थी इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इस वाले हिंट को सेटिस्फाई नहीं किया, तो हम 12 को नहीं लेंगे। अब 12 का अगला, इसके बाद अगला कौन सा मल्टीपल है, वो 12 का भी मल्टीपल होगा। जैसे कि हमने देखा था 3, 5 और 6 में 30 था, फिर 60 था, फिर 90 था। मतलब क्या, ये 30 की ही टेबल चल रही है। तो ऐसे ही इधर 12 पे आ जाइए। 12 का अगला कौन सा नंबर होगा, 24। 24 के मल्टीपल्स बताइए, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। काउंट कीजिए, क्या ये 9 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 है, तो ये भी नहीं होगा। अगला आ जाइए 36, इसको लिख लीजिए। वैसे तो आपके पास ये ऑप्शन से करने का भी तरीका है। इसमें जैसे आपके पास जो नंबर, अगर ये क्वेश्चन होगा तो 4 ऑप्शन गिवन होंगे, उस 4 ऑप्शन में भी आप सबके मल्टीपल्स निकाल के सीधा आप सबके मल्टीपल्स निकालिए। अगर उसमें कोई एक डिजिट संख्या गिवन है, जैसे मैं इसमें क्या था, इसमें था आपके पास जो ऑप्शंस थे वो कौन से थे, 56, 24, 36 और 48। 56, 24, 36 और 48, ये आपके पास 4 ऑप्शन थे। तो आप इन चारों के भी फैक्टर्स करके उन्हें काउंट कर सकते थे। आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करना मैंने पिछली क्लास में सिखा दिया था, आप उससे भी कर सकते थे, वरना सीधा इधर आ जाइए, आप 36 पे आ जाइए। तो एक चीज तो आप इससे भी देख सकते हो कि अगर उनका कॉमन फैक्टर साफ गुणज जो है वो 12 है, तो वो कोई ना कोई 12 का ही मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले ये तो कट जाएगा। उसके बाद 24 का हमने चेक कर लिया, तो 24 भी कट गया। अब 36 पे आ जाओ। 36 कैसे, 1, 2, 3, 4, 6 के बाद 12, एक सेकेंड, 9 रह गया, 9, 12, 18 और 36। ठीक है, तो इसको काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गई सेटिस्फाई। तो इसका मतलब हमारा आंसर है 36। ये मैं अपने आप से नहीं बना के बोल रही हूं, ये जुलाई 2019 के पेपर में क्वेश्चन था। बेशक आप चेक कर लीजिए, सीटेट के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या था इसमें, आसान था ये, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अगर किसी को पता होगा कि मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, और अगर हमारे पास एक मल्टीपल आ गया तो अगला मल्टीपल कैसे निकलेगा, इसी की टेबल चलेगी। इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो। समझ में आया, इतना ही था इसमें। अब हम शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, HCF एंड LCM। ये एक अच्छा टॉपिक है और इसमें से एक सवाल आपको अपने पेपर में देखने को पक्का मिलने वाला है। सीटेट तो कभी नहीं भूलता इस टॉपिक में से सवाल देना, यूपी टेट में भी आता ही है, क्योंकि ये टॉपिक में से बहुत सारे सवाल निकल सकते हैं, मतलब अनगिनत, इतने तरीके के सवाल निकल सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगी, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी, आपको उसी में अंदाज हो जाएगा कैसे कैसे सवाल निकल के आएंगे। HCF और LCM, इस हिंदी वाले बच्चे, मैं आपको एक चीज बता दूं, HCF और LCM को हिंदी में क्या कहते हैं वो तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, पेपर में भी इसकी शॉर्ट फॉर्म ही आती है। पेपर में इसको कभी भी इस नाम से नहीं बुलाते, इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। और इसको अगर पेपर में उन्होंने क्वेश्चन में लिखना होगा ना महत्तम समापवर्तक, तो वो कभी भी पूरा नहीं लिखेंगे, वो सीधा लिखेंगे ये शॉर्ट फॉर्म, और इसे कहेंगे हम लघुत्तम समापवर्तय। और इसे भी पेपर में आपको ऐसा देखने को मिलेगा।
तो या तो आप इसको ल स म स ऐसे ही याद कर लो, और अगर पेपर में दूसरा जिस नाम से जाना जाता है वो है इसका मतलब। कैसे, मैं बताती हूं। HCF का क्या मतलब होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सीधा लिखेगा सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड। पेपर में ऐसे ही लिखा आएगा, कभी भी यहां पे आपको महत्तम समापवर्तक नहीं लिख के देगा, या तो म स लिख के देगा या सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड। और एलसीएम की बात करें तो ये आप लिख लीजिए, आपको ऐसे ही मिलेगा पेपर में, ठीक है। तो इसमें एलसीएम की बात करें तो इसे हम कहते हैं लीस्ट या लोएस्ट, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा सार्व गुणज। देखिए, अब अगर आपको पेपर में कुछ ऐसा लिखा मिल जाए, ऐसा मिल जाए या ये मिल जाए, तो आप सिंपल समझ जाना कि वो आपके इसी आपसे HCF और LCM की बात कर रहे हैं। हिंदी वाले बच्चे भी अगर समझ लेंगे तो अच्छा है, वरना ये म सा ल सा तो हम भी लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो लघुत्तम समापवर्तक ये सब लिख लिख के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, हम सिर्फ काम की बातें जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम हिंदी नहीं सीख रहे हैं, मैथ सीख रहे हैं। तो ये इतना समझ में आ गया, यही आपको पेपर में टर्म सुनने को मिलेंगी। अब आ जाते हैं इनका मतलब क्या है, ये होते क्या है। यार फैक्टर्स की बात हो रही है, गुणनखंडों की बात हो रही है, और सार्व गुणनखंड की भी बात हो रही है। अब कॉमन की बात हो गई है, सबसे पहले तो फैक्टर्स की बात हो रही है, चलो ठीक है। लेकिन कॉमन की बात हो गई है तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स इंक्लूड होंगे। और हाईएस्ट, अब उन फैक्टर्स, उन जो हमने फैक्टर्स निकाले उनमें सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा वो इंक्लूड होगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने निकाला था 4, 12 और 16 के सार्व गुणनखंड, अपने पन्ने पलटिए, इसी के निकाले थे। और हमारे पास क्या आए थे, 1, 2 और 4, यही आए थे ना हमारे सार्व गुणनखंड, यही आए थे हमारे कॉमन फैक्टर्स इनके। अब आप एक बात बताओ, इसमें वो कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा है मुझे वो बताओ, तो वो हमने बता दिया 4, यही वो आपसे पूछ रहे हैं। मुश्किल कुछ नहीं है, निकालने के तरीके हैं। जब ये नंबर जो छोटे हैं तब तक ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तो फिर वही प्राइम फैक्टराइजेशन वाला हमारे पास एक रामबाण है। वो जहां पे भी फैक्टर मल्टीपल आए आपको पता होना चाहिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, क्योंकि वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो एक्चुअली इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है आपकी। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पर अपनी पकड़ मजबूत रखनी है। अब आपको ये समझ में आ गया कि आप कैसे करेंगे, सार्व गुणनखंड किस तरीके से निकाला जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब किन्हीं भी नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं जो आपके गुणनखंड आए हैं उसमें सबसे बड़ा उसकी बात करनी है। आपको मिल गया। अब आ जाते हैं दूसरे पे, लीस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आ जाइए, जो हमने कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है, फिर से गुणज की बात हो रही है, और कॉमन फिर वही 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स होने चाहिए। और अब इसमें बात हो रही है लोएस्ट, सबसे छोटा। तो जब हमने बात की थी, पन्ने पलट के देखिए 3, 5 और 6 की, तब मैंने इसमें जब आपके गुणज लिखे थे, जब मैंने आपके इसमें मल्टीपल लिखे थे तो क्या लिखे थे, 30, 60, 90 और आगे कितने भी है ना। तो इसमें बात हो रही है लीस्ट, सबसे छोटा। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 30, यही है ना सबसे छोटा। तो यही है आपका 356 का LCM, यही है आपका सबसे छोटा सार्व गुणज। अब फिर वही बात, जब तक ये छोटे नंबर्स हैं तब तक आप निकाल पा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये नंबर्स बड़े होते जाएंगे ना, तब आपके लिए मुश्किल पैदा कर देंगे, और तब हम सहारा लेंगे अखंड गुणनखंडन का, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन का। समझ में आया।
अब हम सबसे पहले HCF को थोड़ा और समझेंगे कि इसमें बड़े नंबर्स का और प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कैसे निकालेंगे, और उसके बाद हम इसमें एक टॉपिक और है छोटा सा, वो भी जानेंगे। एक और टर्म है छोटी सी। तो हम अगर मैं आपसे कहूं 20, 28 और 36, 20, 28 और 36 का HCF बताइए, यानी कि महत्तम समापवर्तक बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? आप इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। देखिए कैसे, 20 2 से भाग दिया 10, फिर 2 से भाग दिया 5, फिर 5 से भाग दिया 1, ठीक है। उसके बाद 28 की बात करेंगे, 2 से भाग दिया 14, 2 से भाग दिया 7, 7 से भाग दिया 1। उसके बाद 36 की बात कर लेते हैं, 2 से भाग दिया 18, फिर 2 से भाग दिया 9, 3 से भाग दिया 3, 3 और 1। आ गया? इतना समझ में आ गया? हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब इसको ऐसे ही लिख लीजिए, 28 और 36। ये क्या है? 2, 2 और 5, ठीक है। इसमें 1 भी जोड़ लीजिए। देखिए ध्यान से, इसमें जो जो कॉमन आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो हमने फैक्टर्स निकाले थे, इसमें उल्टा देखेंगे। सबसे पहले हमें फैक्टर्स निकालने थे, तो फैक्टर्स हमने निकाल लिए। अब कॉमन की बात कर रहे हैं, तो अब हम कॉमन निकाल लेंगे। इसमें से कॉमन निकाल लो। ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया। 5 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है, 7 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है, और 3 भी बाकी दोनों में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। उसके बाद आ गया 1। तो आपका जो HCF है, जो आपका महत्तम समापवर्तक है, वो हो जाएगा ये कॉमन नंबर्स का इन कॉमन नंबर्स का गुणनफल, प्रोडक्ट। तो आपका आंसर है 4, और यही है आपका HCF। समझ में आया हम प्राइम फैक्टराइजेशन से किस तरीके से निकालते हैं? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, उसके फैक्टर्स लिख लीजिए। ये छोटे नंबर से आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे फैक्टर्स, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप उसमें जो कॉमन है उसका मल्टीप्लाई करके, उसका गुणनफल करके लिख लीजिए, और आपका ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया? आसान था, कुछ भी मुश्किल तो नहीं था। एक और नंबर लेते हैं, एक और बार निकाल के देखते हैं, ताकि हमारा ये पक्का हो जाए। क्वेश्चन है कि आपको 144, 180 और 192 इनका HCF बताओ। आपको इनका HCF बताना है। HCF of 144, 180 and 192। महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, किसका? 144, 180 और 192 का। ठीक है, तो फिर वही करेंगे। 144 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे इसका। 2, 72, ऐसे ही होगा, ध्यान से देखिए, यही होगा। चलिए अब 180 का कर लीजिए। 180 2 से भाग दिया, फिर 2 से भाग दिया, अब 3 से दे दीजिए पहले। 3, 15, फिर से 3, 5, 5, 1। उसके बाद बात करेंगे 192 की। 2 से भाग दे दीजिए, 96, फिर 2 से भाग दे दीजिए, 48, फिर 2 से भाग दे देंगे, तो ये आपका आएगा 24, 2, 12,
2, 6, ये आपके पास इन तीनों के फैक्टर्स आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब आपको इनमें से कॉमन निकालना है और सबसे बड़ा उसका मल्टीपल, उसका प्रोडक्ट निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो फिर कैसे, वही बात करेंगे। इतना सब लोगों ने नोट कर लिया। अब इसके बाद क्या से 144, इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये लिख लिया होगा। ठीक है, उसके बाद 180, 2, 2, 3, 3, 5 और 1, उसके बाद 192, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको आप सीधा सीधा ऐसे भी तो लिख सकते हो। चलिए अभी मैं पहले इसको ऐसे लिखती हूँ, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसको मैंने ध्यान से देखना। इसमें कॉमन मल्टीपल्स निकालिए, कॉमन फैक्टर्स, 1, 2, 3, इसके अलावा अब इसके अंदर और 3 नहीं है तो हम कॉमन नहीं ले सकते। इन दोनों में बेशक है 3, लेकिन इसमें एक और नहीं है तो हम एक ही लेंगे। समझ में आ गया? तो ये आपका HCF है। HCF क्या होगा, 2, 2 और 3 मतलब 12। 2 इंटू 2 4, 4 3 12, 12, ये इसका HCF हो जाएगा। अब इसको लिखने का एक और तरीका भी है, देखो कैसे। ये तो हमने छोटी क्लासेस में कर लिया था, ये तो हमें शायद छोटी क्लासेस में सिखाया भी था। लेकिन अगर आपके पास सीधा सीधा आपको पता हो तो आप डायरेक्ट भी तो लिख सकते हो, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 1, उसके बाद 180। इसकी बात करते हैं तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 और 1, 192। 2 की पावर 6 इंटू 3 और 1। जब आपने इन्हें ऐसे लिखा हो या जब आपके पास XYZ में भी अगर ऐसा कुछ आ जाए, क्योंकि पेपर में कई दफा क्वेश्चन पता है कैसा आता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, देखिए x2y, x³ और x4, इन चारों का HCF बताओ। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो आप यहां से सीखोगे। ध्यान से समझना, जब आपके पास ऐसे इस तरीके से फैक्टर्स लिखे हो तब HCF निकालते हैं। जब HCF, ठीक है, सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड जब निकालते हैं तब कैसे निकालते हैं, देखिए आपको ये दिख रहा है। पहली बात तो इधर से शुरू करिए, 1 तो सब में आ रहा है तो आप 1 सीधा लिख दो। 5 सब में आ रहा है, नहीं आ रहा तो 5 नहीं हो सकता। 3 को देखो जरा ध्यान से, 3 तीनों में आ रहा है तो उसके पार्स अलग अलग है, उसके पावर्स अलग अलग है ना, 1, 2, 2, तो जो सबसे कम होगी आप उसे लिख दोगे। HCF में ध्यान रखना, जो सबसे कम होगी उसे लिखोगे। तो कम क्या है, 3 की पावर 1। अब इधर इसमें देखिए 2 की एक जगह पावर 4 है, फिर 2 है, फिर 6 है ना। तो इसमें जो सबसे कम होगी आप उसे लिखेंगे। तो कम क्या है, 2, तो 2 की पावर 2। अब देखो यही आ गया, 3 की पावर 3, 3 की पावर 1 3, 2 की पावर 2 4, 12 आ गया आपका आंसर। यही तो आपका आंसर था। HCF में आप एक जगह पे नोट बना के लिख लो कि HCF में जब ऐसे पावर्स लिखी हो, जब ऐसे फैक्टर्स लिखे हो, तो जो सबसे कम पावर होगी हम उसको लेते हैं। एक तो तीनों में कॉमन हो वो जरूरी है, और साथ में सबसे कम पावर हो। आ गया समझ में? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इन तीनों में ही x कॉमन है, तो x की सबसे कम पावर का है x², तो x² है इसका HCF, सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड। समझ में आया?
कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? कोई भी डाउट हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको सॉल्यूशन पक्का पक्का से दूंगी। आपका कोई भी कमेंट इग्नोर नहीं होगा। ओके, HCF की एक बेसिक चीज समझ में आ गई सबको? HCF कैसे निकलता है? HCF ऐसे निकलता है, या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, या आप उसको प्राइम फैक्टर्स के इस तरीके से मल्टीपल गुणनफल में लिख लीजिए और उसमें से आप इस तरीके से निकाल लीजिए आंसर। जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको समझ में आए वैसे। बस ध्यान रखना, गलती होने के चांसेस सबसे कम जहां हो वहीं कीजिएगा ये काम, ठीक है? अब बात करते हैं LCM की, लघुत्तम समापवर्तय की। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा, उसमें भी यही करते हैं। अब उसमें 3 तरीके हो जाते हैं। देखो कैसे, 40, अब मैं आपसे कहूं LCM ऑफ, आपको फाइंड करना है 40, 48 और 45, इसका LCM फाइंड आउट करना है। LCM, सबसे छोटा सार्वगुणज। पहली बात तो गुणज के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी नंबर का मल्टीपल, किसी भी नंबर का गुणज या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तो लिखा तो यहां पे लीस्ट है, लघुत्तम है, लेकिन इन तीनों नंबर से बड़ा ही होगा, क्योंकि कॉमन की भी तो बात हो रही है, तो दोनों का कुछ ना कुछ मल्टीपल ही होगा ना, तो उससे बड़ा ही होगा। HCF, ऐसे ही जो HCF होता है, जो महत्तम होता है, लिखा वहां पे हाईएस्ट है, महत्तम है, लेकिन हमेशा जो HCF है वो छोटा आता है। ये सब चीजें आप लिख लीजिए कहीं पे छोटे छोटे नोट्स बना के, ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे ये सब चीजें याद ना करनी पड़े, ये सब चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है? अब इसमें बात करेंगे फिर से वही, या तो आप सीधा सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहले वही जो हमने सिखाया था, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, दो, 20, 2, 10, 5 और ये 1, 48, 2 आपका आ गया 24, 2 12, 6 3 3 1, उसके बाद 45, ये सबसे पहले 3 से जाएगा 15, फिर 3 से 5, 5 और 1। अब आपका मेन काम शुरू होता है। इसको जैसा लिखा हुआ है, हमने सबसे पहले लिखा था वैसे ही लिखिए। 40 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, उसके बाद 48 में 2 2 2 2 और 3 इंटू 1, उसके बाद 45 की बात कर लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। इसमें भी कॉमन की बात तो हुई है, तो कॉमन तो आएगा, तो सबसे पहले तो कॉमन ही ले लो। सबसे पहले कॉमन क्या निकल रही है? 1, उसके बाद क्या निकल रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। देखो ध्यान से, अगर 2 इन दोनों में है तो इसमें नहीं है, अगर 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, और अगर 5 इसमें और इसमें है तो इसमें नहीं है ना? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि जो चीजें कॉमन है पहले उसी को ले लो। तो अगर ये 3 इसमें कॉमन है तो हम इसको एक बार, ये वाला 3 तो ले ही लेंगे, 5 को हम एक बार तो कॉमन ले ही लेंगे, ले लिया। उसके बाद ये जो बाकी बच्चे हैं इसमें भी ये 1 2 3, मतलब जो जो कॉमन आ रहा है, चाहे किसी में भी आ रहा हो, एलसीएम में उसी को ले लो। तो 2 2 2 5 3 1 आया। अब पहले तो इसी को सॉल्व कर लो, इसी को सॉल्व कर लो, यही बहुत बड़ा है। उसके बाद जो ये वाले नंबर बच गए हैं ना, ध्यान से देखो, जो ये वाले नंबर बच गए हैं इन्हें भी छोड़ना नहीं है।
ये होता लघुत्तम है, सबसे छोटा है, लेकिन ये सबको ले लेता है। सिर्फ बात इतनी है, जो जो कॉमन है वो तो एक एक बार आ जाएगा। मतलब ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो ये मैंने एक एक बार ले लिया। उसके बाद जैसे 5 ये कॉमन था एक बार, ये 3 कॉमन आ रहे हैं, कम से कम 2 में आ रहा है, कोई बात नहीं, तो ये 3, एक आ रहा था तो एक। उसके बाद जो ये 2 और 3 बच गए, इन्हें भी ले लो साथ में, इन्हें भी साथ में ले लो। अब आप इसका मल्टीप्लाई, अब आप इसका प्रोडक्ट निकालो, इसका गुणनफल निकालो, आंसर क्या आएगा चेक कीजिए। 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, 43, 43 120, 126 720। ये है आपका आंसर। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, बहुतों को ऐसा लग रहा होगा बाउंसर चला गया मैम, कुछ समझ नहीं आ रहा किसको कॉमन लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना। ध्यान से समझो, एक बार ये वाला मेथड दोबारा समझ लो। उसके अलावा मैंने आपसे कहा 2 मेथड और है, ठीक है, और वो उनमें से एक मेथड आपको पक्का समझ में आ जाएगा। आपको जब इसमें कॉमन लेते हैं तो जो चीजें अगर तीनों में, HCF में तो तीनों में कॉमन होना जरूरी है, अगर तीनों में नहीं है तो हम उसे छोड़ देंगे। लेकिन LCM में अगर 2 में भी कॉमन है तो दोनों उनको भी लेंगे और उनको एक एक बार लिख देंगे। उसके बाद जो नंबर अगर सिंगल सिंगल भी बच गए हैं, इसके तो सारे फैक्टर्स कॉमन आ गए, इसमें एक 2 बच गया था और इसमें एक 3 बच गया था, तो वो भी ले जाके वहां लिख दो और फिर आएगा आपका LCM। समझ में आया? अब हम दूसरा मेथड ट्राई करते हैं। अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट मेथड ट्राई करते हैं, वो पक्का आ जाएगा। ये हमने HCF में सिखाया था, ये वाला मेथड भी मैंने आपको अभी, देख लो। देखो 40 को आप ऐसे लिखो, 2 का क्यूब और 5 1 इंटू 1, 48, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 1, 45, 3 का स्क्वायर, 5 और 1, ठीक है। अब हमने HCF में क्या किया था, हमने HCF में सबसे छोटी पावर देखी थी, अब इसमें आप सबसे बड़ी पावर देखेंगे। तो सबसे बड़ी पावर कैसे आएगी? देखो 2 की बात करो सबसे पहले, तो 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4। 3 की बात करो, 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2। 5 की बात करो, 5 की सबसे बड़ी पावर 1 है, तो 5। अब इसी को सॉल्व कर लो और आंसर आपका वही आएगा, चेक कर लो बेशक। देखो ये क्या है, 2 की पावर 4 क्या होता है? 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और 5 होता है 1, तो ये क्या हो गया? 16 5 80 और इंटू 9 720, यही आ गया आपका आंसर। ये आसान था। अब इससे भी आसान एक और है, वो कैसे निकालते हैं? वो कैसे निकालेंगे देखो, वो इससे भी आसान है। 40, 48 और 45 एक ही लाइन में लिख लो। अब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू करो। 3 है तो कोई भी 2 कटने चाहिए। इधर फिलहाल ये दोनों कट रहे हैं 2 से, तो 2 से काटेंगे। यहां पे आया 20, यहां पे आया 24 और 45 एज इट इज उतार लो। फिर से ये दोनों 2 से कट रहे हैं, फिर से 2 से बात करते हैं। 2 से भाग दिया 10, 2 से भाग दिया 12, 45 अभी भी एज इट इज उतरेगा। अभी भी ये 2 से कट रहे हैं, फिर से 2 से ले आओ। 5 6 45। अब 5 से काटो, क्योंकि हमारे पास उसके बाद 1 आ जाएगा और 1 के बाद हम उसको आगे नहीं काट सकते, तो 5 से काटेंगे। यहां 1 आ गया, 6 ऐसे का ऐसा आ गया और ये आ गया 9। अब ये देखो ये दोनों किससे कट रहे हैं? 3 से, तो 3 से काटेंगे 1 2 3। अब
ये दोनों प्राइम नंबर है तो एक एक बार कटेंगे, तो 3 से ही काटा पहले, 1 2 1। जो नहीं कट रहा उसको एज इट इज नीचे उतारते जाओ, एज इट इज। यहां पे भी देखो 2 को मैंने एज इट इज उतार दिया, 2, जब तक नीचे तीनों एक एक ना आ जाए तब तक आपको ये प्रक्रिया ऐसे ही आगे चलाती रहने। अब उसके बाद देखो क्या आ रहा है, 2 की पावर 4 आ रहा है ना, क्या आंसर आ रहा है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5, यही आ गया आंसर। यही निकाला था अभी हमने, पन्ने घुमा के देख लो अपनी नोटबुक के, यही आया था। और इसको जब हमने सॉल्व किया हमारा आंसर आ गया 720, आ गया ना। ये सबसे आसान था। दोबारा समझना, कम से कम 2 नंबर कटने चाहिए और प्राइम फैक्टराइजेशन ही होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 से, हमने यहाँ पे 2 से कट रहा था, 2 से काटा, 2 से भाग दिया। अगर 45 नहीं कट रहा था तो 45 को मत कटने दो। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे 46 होता, फिर ये 2 से कटता और यहाँ पे 23 आ जाता। और अगर यहाँ पे 23 आ जाता, 23 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो अगली बारी में सीधा 23 से भाग देके 1 लिख देते, उसको खत्म कर देते, जैसे हमने यहाँ पे इसको खत्म कर दिया था। हमने क्या कहा था कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 का अगला कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर 3, तो 3, उसके बाद हम 3 से भाग देके देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हमें दिख रहा था कि 5 कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो मैंने वहां पे 5 ले लिया, ठीक है। बस इतना ही सी कहानी है इसकी। इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब 3 से कर लेते तो 5 चलते रहता, लास्ट में एक बार 5 लिख के वो 5 वैसे भी कट जाता, ठीक है। समझ में आया ये वाला टॉपिक? बिल्कुल आ गया। अब इसके बाद एक छोटी सी बात है जिसके बारे में हम बात करेंगे, और वो बात है को प्राइम नंबर्स की, सह अभाज्य संख्या की। लिख लीजिए, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर्स सह अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं, वो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, यानी कि जिनका सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, अगर जब हम किन्हीं भी नंबर्स का 3 4 5 उनके अगर हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो हमारा वो आंसर 1 आता है, चाहे वो कोई भी हो सकता है। आप एक नंबर ले लीजिए 8 और 9, 8 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 2 2 2 और 1। 9 के 3 3 1, इसमें कॉमन क्या है? सिर्फ 1। तो 8 और 9 जो है वो सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स है। ये हमेशा पेयर में ही होंगी क्योंकि को प्राइम नंबर्स है, नंबर नहीं होता, नंबर्स संख्याएं हैं, तो ये हमेशा पेयर में होंगे, 2 या 2 से ज्यादा ही होंगी, ठीक है। समझ में आया? जिनका सार्वगुणनखंड जो है वो 1 होता है, यही है। अगर मैं इसके साथ में 11 ले लेती हूं तो 11 क्या है? 11 एक अभाज्य संख्या है, ये 3, तो यहां पे ये हो जाता 3 संख्याओं का हो जाता, को प्राइम नंबर्स हो जाते 3 नंबर्स, ये तीनों आपस में को प्राइम है। समझ में आया? को प्राइम नंबर से एक छोटा सा इसको साइड में लिख लीजिए। कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे आपको एक नंबर दे देंगे 4 और आपको इसका को प्राइम नंबर जो दूसरा नंबर हो वो कौन सा हो सकता है, ऐसा पूछ लेंगे और ऑप्शन दे देंगे, तो ऑप्शन में आप देख लीजिएगा क्या हो सकता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अब एक बात और जान लेते हैं, छोटी सी बात है, हमने HCF और LCM दोनों समझ लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक बात और जानते हैं, उसके बाद इसके मुझे लग रहा है इसके क्वेश्चंस तो आज हम नहीं कर पाएंगे, टाइम हो चुका है ऑलरेडी। 1 घंटा अगर आप मैथ्स पढ़ पा रहे हैं तो समझ रही हूँ मैं, दिमाग के सारे फ्यूज उड़ जाते हैं, बिल्कुल दिमाग में तो ऐसा लगने लगता है शोर हो रहा है ना। तो छोटी सी बात समझ लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करेंगे,
मतलब जो मंडे वाली क्लास होगी, क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे इस बार मैं पेडागोजी शुरू करूंगी मैथ्स की, तो बिल्कुल भी देखना मत भूलना। पेडागोजी शुरू होगी फ्राइडे और सैटरडे को, ओके। और जो मंडे को क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं आपके पेपर्स में, हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें जो मैं कह रही हूँ, एक छोटा सा कंसेप्ट है, आप उसे समझ लो बस। कंसेप्ट ये कहता है एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट जो होता है, किन्हीं भी दो नंबर, कोई भी अगर आपके पास दो नंबर है ए और बी, इन दो नंबर का जो एचसीएफ होगा और एलसीएम होगा, इनका प्रोडक्ट, इनका गुणनफल इन दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर होगा। देखो ये ऐसे लिखो और इसको एक बॉक्स में बंद कर दो हाईलाइट करके। इसको समझो क्या कह रहा है। कोई भी दो नंबर, देखो कम से कम दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकलता है, तो हम उन्हीं दो नंबर की बात करेंगे सिर्फ, इसमें ज्यादा के लिए नहीं है, दो नंबर के लिए सुन लो। अगर उन दो नंबर्स, उन दो संख्याओं के हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए, तो उनका जो गुणनफल होगा, जो उनका प्रोडक्ट होगा, वो इन दोनों नंबर्स के गुणनफल के बराबर होगा, इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देखो, मैंने आपसे कहा दो नंबर है आपके पास, दो नंबर है आपके पास 35 और 20। ये क्वेश्चन भी नहीं है, ये आपके एक तरीके से मैं आपको समझा रही हूं कैसे है। तो 35 और 20 का एचसीएफ क्या होगा? 35 क्या होता है? 35 होता है 5 इंटू 7 इंटू 1, और 20 क्या होता है? 5 और 1, यही होता है, ठीक है। तो अब इसका एचसीएफ क्या होगा? मैंने आपको अभी बताया था एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। एचसीएफ हम निकालते हैं कि जो भी इनमें कॉमन होता है बस उसको ले लेते हैं। तो एचसीएफ है 5, है ना। और एलसीएम क्या है? जो कॉमन है उसको तो लेते ही है, बाकी जो बचे उसको भी ले लेंगे। तो 5 तो है ही, उसके बाद 2 भी है, एक और 2 है और 7 है ना। तो क्या है ये आपका आ गया 140 आ गया। तो आपके पास अब एचसीएफ भी है और एलसीएम भी है, बिल्कुल है। तो आप इस वाले फॉर्मूला में पुट करके देखो एक बार। जब मैंने कहा एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 140 और 5 और 140 किसके बराबर होगा? 700 के, यही होगा ना। और ए बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? 35 इंटू 20, 35 इंटू 20, ये भी तो 700 के बराबर है। इस वाले फॉर्मूला के ऊपर पक्का क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और कैसे मिलते हैं वो आपसे क्या कहेंगे? आपसे कहेंगे किन्हीं दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम 5 और 140 है, ठीक है, और उसमें से एक नंबर 20 है, तो दूसरा बता दो। तो क्या करोगे आप? कैसे निकालोगे? सिंपल, कुछ नहीं, 5 इंटू 140 ए इंटू 20, इसको काटना शुरू करो। 0 से 0 कट गया, 2 से 7 कट गया, तो ए की वैल्यू आ गई 35। ये आपका आंसर आ गया। या फिर ऐसा कह देंगे कि दो संख्याएं है 35 और 20 और उनका एचसीएफ है 5, अब आपको उसका एलसीएम बताना है। ऐसे बात कर सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं और हर बार आते हैं। तो इस वाले टॉपिक को इतना समझ में आ गया। अब हम मंडे वाली क्लास में करेंगे अपने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सारे हैं, तो इसलिए परेशान मत होना, अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। और फ्राइडे और सैटरडे को हम शुरू करेंगे पेडागोजी, मैथ्स की पेडागोजी, जो कि पहली बार यूट्यूब पे पढ़ाई जाएगी आपको, मैथ्स की पेडागोजी। तो प्लीज बी अटेंटिव इन द क्लास एंड बी प्रेजेंट। थैंक यू फॉर द सेशन, थैंक यू सो मच।